जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी ऑलरेडी बात की कार्यविधियों से आप सब बाखूबी वाकिफ हैं। रैली के जो हमारे साथी हैं आगे मिलकर मीना दलाल, विशाल मुन्ना, विक्रम गांधी सभी जाएंगे। तेज आंधियों के बीच जो चलता हुआ मिल जाएगा उससे से पूछ लेना कभी ढेर साल का पता नहीं है। और ये कहते हैं कि जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। जय हिंद सबको। सबसे पहले क्षमा चाहूंगा कि मुझे शेर व शायरी आती नहीं है। तो जैसे पंडित जी ने, सलमान, हमारे अजीज भाई और यासिर ने जैसी शायरी की है मुझे आती नहीं है। और यासिर और सलमान ने अभी यूपीएससी पास किया है तो ये मेरे से ज्यादा सक्षम है आप लोगों को गाइड करने के लिए। बहरहाल आजम भाई मेरे साथ तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। डिस्कशन करते हैं, घर पे आते हैं। मुन्ना पर मेरे खास दोस्त वो और आजम भाई दोनों मेरे अच्छे प्रिय मित्र हैं। तो ये दोनों मेरे घर पे आते हैं जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ। अभी तो फिलहाल चेन्नई में हूं मैं एडिशनल कमिश्नर। कुछ लोग जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो वो नहीं चाहते थे कि मैं मुंबई में रहूं। तो इसलिए अभी चेन्नई में कार्यरत हूं, वहां ड्यूटी करता हूं। तो जब भी मुंबई आता हूं छुट्टियों में अपने बच्चों के पास में, तो उस दौरान हमारे आजम भाई, मुनव्वर ये आते हैं घर पे तो काफी चर्चाएं होती है। तो एक दिन ऐसी चर्चा हुई कि कल्याण के बच्चों के लिए कैसे हमारे देश को मजबूत कैसे बनाया जाए, ये टॉपिक था हमारा कि यूथ को, यंगस्टर्स को कैसा देश सेवा में लाया जाए। तो उन्होंने फिर बाद में दोनों ने काफी इनपुट दिए। फिर हमारा ये डिसीजन हुआ कि एक तो अगर देश सेवा करना है, हमारे देश में 30% युवक हैं। यूथ की संख्या 30% है, काफी स्ट्रांग है। हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री से बहुत तेजी से डेवलप कंट्री बन रही है। तो उसके लिए 30% ऑफ यूथ का कंट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। तो ये कैसा किया जाए? सब कहते हैं देश सेवा करना है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे सब बोलते हैं हमको देश सेवा करना है। लेकिन कैसे देश सेवा करना? उसके लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई खाकी पहने, हर कोई आर्मी करे। डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, राष्ट्र की सेवा कर सकता है, रूरल एरिया में सर्व कर सकता है। लेकिन मेजॉरिटी अगर आपको देश सेवा करना है तो यूपीएससी जैसा बेटर प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा आपको। काफी यासिर ने और हमारे सलमान ने काफी बताया आपको भी यूपीएससी के बारे में।
अच्छा एग्जाम है, इतना भी कोई कठिन एग्जाम नहीं है जो लोग डराते हैं कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। मुझे पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, काफी लोग को बात भी करना है। जब मैं यूपीएससी एग्जाम दिया तो ऑलरेडी मैं पुलिस ऑफिसर था। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे कहते हैं, वहां पर एक केंद्रीय पुलिस ऑफिसर कार्यरत था, नक्सलाइट एरिया में पोस्टेड था। तो वहां पर यूपीएससी एग्जाम दिया, जहां पर इंटरनेट भी नहीं था वो टाइम पे, 2004 या 5 की बात मैं कर रहा हूँ। नक्सलाइट एरिया था तो सुविधाएं इतनी अच्छी थी नहीं थी, न्यूज़पेपर भी आते नहीं थे। मेहनत से पढ़ के प्रीलिम्स पहले पास किया मैं, और प्रीलिम्स की भी पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि जो आप लोगों को बोलते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं, 15 घंटा पढ़ते हैं, 17 घंटा पढ़ते हैं, ये सब मैंने तो प्रीलिम्स पढ़ाई भी नहीं की थी। वो प्रीलिम्स पास कर लिया मैंने। जब प्रीलिम्स मैंने पास किया तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 60 दिन का गैप होता है, लगभग 2 महीने का गैप होता है। 10 दिन तो नक्सलाइट ऑपरेशंस में निकल गए थे, पता भी नहीं चला था रिजल्ट लग चुका। 50 दिन मेरे पास में थे। यूपीएससी का था, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। 50 दिन अच्छी खासी लेकिन पढ़ाई की, छुट्टी लेके मुंबई आ गया था और 50 दिन अच्छी खासी पढ़ाई की। मेंस एग्जाम भी पास कर लिया। इंटरव्यू जब अटेंड किया, ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर था, तो फिर जो यंग बच्चों को पूछा जाता वो मुझसे नहीं पूछा गया था, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं इंटरव्यू भी मैंने क्लियर कर लिया। बोलने का आप लोगों को मकसद यही है कि 4 या 5 बातें हैं जो हमारे बच्चों को डराती हैं। महाराष्ट्र के बच्चों को, विशेषतः मुंबई, पुणे, आजू बाजू के इलाके के, ये कहा जाता है कि यूपीएससी पास करने के लिए आपको इंग्लिश जानना चाहिए, अच्छी बातें आना चाहिए। सेकंड, ये एक और मन में गलत बातें हैं फैलाते हैं कि यूपीएससी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकते। तीसरा, जो एक गलत फहमी है कि यूपीएससी के लिए आपको दिल्ली में कोई जुगाड़ या सेटिंग, ये सब जो फालतू बातें होती है वो चाहिए। चौथी बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लासेस जानी पड़ती है यूपीएससी पास करने के लिए। ये सब बातें गलत है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने यूपीएससी पास किया पहले अटेम्प्ट में। मैं कभी भी दिल्ली नहीं गया कोई क्लास में, मैं कोई क्लासेस ही नहीं गया हूं, सेल्फ स्टडी थी मेरी। तीसरी बात है, मेरा कोई दिल्ली में माई बाप या जुगाड़ नहीं था। तो ये सब गलत बातें हैं। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टडी करते हैं, कैसे इंटेलिजेंट स्टडी करते हैं और कैसे आपको गाइडेंस मिलती है। मुझे सच सच आप बताइए, कितने बच्चे यहां पर जो बैठे हैं, सिर्फ हाथ ऊपर करना, न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ते हैं? सिर्फ मैं 2 या 3 देख रहा हूं। शायद मैंने अगर ट्विटर और इंस्टा पूछे तो सब हाथ ऊपर करेंगे। मैं बच्चों को ये रिक्वेस्ट करता हूं, पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी कल से आप बच्चों को न्यूज़पेपर्स की तालीम दें। कल से ही स्टार्ट करें उनको न्यूज़पेपर्स पढ़ना। मैंने 12th स्टैंडर्ड से मेरी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जो मेरी मदर थी, मेरी मदर ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया था। मेरी मदर ने सिर्फ मुझे ये कहा था कि तू सिर्फ खाकी पहनेगा या फिर ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म पहनेगा। तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, पुलिस या फिर आर्मी। जब यूपीएससी की एग्जाम मैंने दिया तो 22 सर्विसेज होती है, आई थिंक 24 हो गई अभी सलमान, 24 सर्विसेज होती है। इन 24 सर्विसेज में से मैंने सिर्फ 4 सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था। एक तो आईपीएस मैंने दिया था, दूसरा आईआरएस जो मैं हूं अभी, तीसरा दिल्ली पुलिस एसीबी जिसे डैनिश कहते हैं, और चौथा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दैट इज आरपीएफ। ये 4 सर्विसेज थी। वजह से यही था कि यूनिफॉर्म थी और देश सेवा अच्छे लेवल पे, ज्यादा लेवल पे कर सके, इसके लिए मैंने सिर्फ 4 सर्विसेज चुनी थी। नहीं मुझे आईएएस बनना था, नहीं मुझे आईएफएस बनना था, नहीं मुझे बाकी की कोई सर्विसेज बनना था। मुझे मेरा मुद्दा क्लियर था, मुझे सिर्फ राष्ट्र की सेवा करना है और वो भी जहां पर ज्यादा रिस्क है मुझे वो करना है। तो पहले से 12वीं कक्षा से, 12वीं स्टैंडर्ड से ही मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। न्यूज़पेपर रीडिंग्स, जनरल नॉलेज की बुक स्टार्ट हो गई थी। और जैसा कि अभी यासिर ने बताया कि जब ऊपर वाला देता है तो थप्पड़ मार के देता है, तो 2004 मुझे याद है, 1 साल 4 एग्जाम्स पास हो गया था।
एमपीएससी राज्य सेवा, एमपीएससी पुलिस सब इंस्पेक्टर, पैरामिलिट्री फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ और एक आईबी का जो मैंने ज्वाइन किया था। सो अगर आपकी स्टडी प्रॉपर है तो आपको कोई क्लासेस जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बेसिक स्टडीज जैसा कि न्यूज़पेपर रीडिंग्स, कुछ अच्छी मैगजीन्स जैसा इंडिया टुडे, प्रतियोगिता दर्पण, योजना मैगजीन्स, इंडिया ईयर बुक, उसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक्स आप लोग अभी स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ये सब बेसिक स्टडीज यही रिक्वायर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी एक गाइडेड स्टडी हो जाती है। आपको नेक्स्ट टाइम जैसा कि हमारे सलमान ने बताया यूट्यूब पे तो काफी गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपको डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और बाकी का मुझे लगता नहीं कि एनीथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग यूपीएससी। यूपीएससी के अलावा भी एमपीएससी, अजीज भाई ने जैसा आपसे कहा यूपीएससी एमपीएससी भी होता है, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि जब भारत में सबसे अच्छी सर्विस है और आप उस चीज के काबिल हो तो बेस्ट है कि आप बेस्ट चीज के लिए जाएं, यूपीएससी के लिए जाएं। अगर कोई क्वेरीज आपको हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मोबाइल फोन पे बात कर सकते हैं, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूं। ये मेरा पहला मुद्दा था आप लोग से बात करने का। सेकंड जो दूसरा मेरा मुद्दा था ये ड्रग रिलेटेड था कि हमारे देश में आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये दो प्रॉब्लम्स है, एक तो टेररिज्म और दूसरा नार्कोटिक्स। टेररिज्म कुछ हद तक कंट्रोल्ड है फॉर्चुनेटली। ड्रग्स का एक प्रॉब्लम नार्कोटिक्स का बहुत बड़ा है हमारे देश के सामने अभी, और जब टेररिज्म और नार्कोटिक्स साथ में मिलता है उसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। ये और डेंजरस हो जाता है। तो ये हम लोग डेंजरस एनिमी हम लोग फेस कर रहे हैं आज के 21st सेंचुरी में देश के लिए, और ये इस रफ्तार से, इस तेजी से फैल रहा है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, मुमरा, अभी पेरेंट्स को पता नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे जमाने में जब भी हम यंगस्टर्स या टीनेजर्स थे तो सिर्फ चरस गांजा के बारे में सुनते थे, लेकिन आज का जो जमाना आ गया है, दौर आ गया, कई प्रकार के ड्रग्स आ गए हैं, मेथाम्फेटामाइन, मेथाक्वेलोन, मियो, एमडी जो मेफेड्रोन जो यहाँ पर काफी प्रचलित है, कल्याण, डोंबिवली, मुमरा जैसे इलाकों में, थाने जैसे इलाकों में, एलएसडी जिसे कहते हैं लिसर्जिक एसिड, हाइड्रोपोनिक वीड, हेरोइन, ये सब अलग अलग ड्रग्स के प्रकार आ गए। ये ड्रग्स यहाँ पर भी कुछ बनते हैं, कुछ विदेश से भी, फॉरेन के कंट्री से भी आते हैं। ड्रग्स को पीना ये तो सब जानते हैं हानिकारक है। ड्रग्स को इसके लिए मैं कहता हूं कि हानिकारक है, अब कोई भी वे में से ले लीजिए। सबसे पहले ये तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। सेकेंडली जो ड्रग्स हम पीते हैं, ड्रग्स जब खरीदते हैं हम लोग, तो यही पैसे जो हमारे दुश्मन देश है, दुश्मन लोग हैं हमारे, उनके पास जाता है, और यही पैसे से देश के खिलाफ गतिविधियां होती है जिसे नार्को टेररिज्म कहते हैं। तो हम हमारे अपने आप शरीर को भी बर्बाद कर रहे हैं, साथ में हम हमारे देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात, ये तो होगी नेशनल सिक्योरिटी की बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शास्त्रों में भी ये सब जो चीजें हैं उनका खंडन किया गया है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं इस बारे में, लेकिन जितनी भी थोड़ी नॉलेज है आपके साथ शेयर करता हूं। इस्लाम में भी, कुरान शरीफ में भी, सूरह मैदान में भी बोला गया है, पारा जो 5वां पारा है, आयत नंबर 74, जिसमें खमर की बातें करते हैं। खमर का मतलब होता है जिस चीज से नशा होती है। जब इस्लाम में भी हराम है, मकरूनी हराम है इस्लाम में भी, तो फिर ये कैसा इसको परमिट करेंगे? फिर रिलीजियस तौर पे भी, हिंदू शास्त्रों में भी, कुरान शरीफ में भी और हमारे संविधान में भी जब इसकी मनाही है तो फिर इसको टॉलरेंस को इसका 0 लेवल होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि हमारे बच्चे इसको बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो ड्रग लॉबी है,
ये ड्रग लॉबी भी बहुत, जैसा हम लोग मूवीज में पिक्चर में देखते हैं, ये ड्रग लॉबी भी काफी मजबूत, शक्तिशाली, बलवान, ताकतवर होती है। ये पहला ये करते हैं कि आपको डराने की कोशिश करते हैं, अगर आप इनको रोकने की कोशिश करोगे तो। पहले ये आपको फिजिकली डराने की कोशिश करते हैं। अगर ये फिजिकली आप ना डरें तो फिर ये आपको मेंटली परेशान करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेंटली नहीं डरें तो फिर ये आपके फैमिली पे आते हैं, इसकी मदर फलाना है, इसके फादर फलाना है, ये यहां पर फलाना जाता है, ये फलाना पैंट पहनता है, ये फलाना जीन्स पहनता है। अगर आप उससे भी नहीं डरे तो ये आपकी ईमानदारी पे अटैक करते हैं। आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आपने ये रिश्वत ली, आपने वो रिश्वत खाई, तो ये है काफी पावरफुल, समाज में भी पावरफुल है, पैसे से भी पावरफुल है, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा इनसे, हत्या डाल नहीं सकते इनके सामने। मुझे तो पर्सनली लगता है कि खून के आखिरी कतरे तक मैं लड़ूंगा इनसे। मुझे तो सिर्फ दो जनों को चेहरा दिखाना है, एक तो अपनी भारत मां को चेहरा दिखाना है और एक तो अपने ऊपर वाले को दिखाना है। बाकी तो किसको जवाब देना नहीं है मुझे। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, जब भी बच्चों से आप बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यंगस्टर्स है, गलिबल है, इनोसेंट होते हैं, तो कभी उनका खाना पीना थोड़ा कम हो जाए। अगर आपसे पैसे ज्यादा ले रहे हैं, आपके नीचे डार्क सर्कल जा रहा है, स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस है, रात में ज्यादा जाग रहे हैं, डार्क वेब, बिटकॉइंस, ये सब चीजों में ज्यादा जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ये समझ लीजिए आप। ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी अगर आपको कहीं भी दिखे, खासकर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, स्कूल कॉलेजेस से रिक्वेस्ट है, उसे टॉलरेट ना करें आप लोग। अगर आपको ये लगता है कि हम पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे तो ये ड्रग लॉबी हमारे पीछे आएगी, ऐसी ये भावना निकाल लीजिए आप। अगर आप सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, हमारे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, उनको डायरेक्टली आप अप्रोच करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन होती है, आप मेल कर सकते हैं बिना आपके नाम दिए हुए। अगर लोअर लेवल पे अगर आपको लग रहा है कि निवारण नहीं हो रहा है तो आप सीनियर लेवल पे जाके ये चीज का कर सकते हैं। और मुझे 100% ये चीज की आशंका है, खातरी है कि फिर अगर सीनियर ऑफिसर्स के पास जाएंगे तो कोई ड्रग रिलेटेड ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसे टॉलरेट ना करें। कहने की बात यह है, स्कूल है, कॉलेज है, पंडित जी आपसे भी रिक्वेस्ट है मुझे, आपका ही कॉलेज है, स्कूल जितने भी है, तो इसको आप एक कैंपस फ्री स्कूल बनाएंगे, ड्रग फ्री। जो ड्रग फ्री कैंपस है वो आप इसको डिक्लेयर कीजिए। आपके स्कूल और कॉलेज के एतराफ में अगर कोई भी पेडलिंग एक्टिविटी, सप्लाइंग एक्टिविटी होता है, उसे न टॉलरेट करके तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, DRI करें, बाकी के बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से उनका भी इन्फॉर्म करें। कहने का मतलब है टॉलरेट ना करें, क्योंकि आज हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, 10 साल में ही हमारे घरों में घुस जाएगा। हमारे जो छोटे बच्चे हैं तो रादर देन राष्ट्रीय सेवा, देश सेवा, ये सब काम करेंगे। इनका भी ड्रग स्मगलर, ड्रग पेडलर्स का भी यही मोडस ऑपरेंडी होता है। पहले उनको हैबिट कराओ ड्रग्स की, सस्ते ड्रग्स उनको प्रोवाइड करो। वो बेचारे अपने मम्मी डैडी से जो पॉकेट मनी होता है वो लेते हैं, ड्रग्स परचेज करते हैं, बेचना स्टार्ट करते हैं। जो उनके हैंडलर्स होते हैं उनको बेचने के लिए कहते हैं कि आप ड्रग्स बेचो। पेडलिंग करते हैं, उसे पेडलिंग कहते हैं। पेडलिंग करने के बाद में ये जो फिर उनको पैसे के बदले ड्रग्स देते हैं और उनको हैबिट करते हैं। धीरे धीरे फिर ये बड़े सप्लायर बन जाते हैं। ये भी ड्रग्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कभी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये प्रॉपर एक विशियस क्रिमिनल सर्कल है, तो उसे इमीडिएटली रोकें। अगर आपको ऐसा भी लगे कि कोई ड्रग कंजम्पशन किसकी हैबिट हो गई है घर में, उससे डरें और शर्माए नहीं आप। इमीडिएटली रिहैबिलिटेशन सेंटर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बहुत सारे नशा मुक्त केंद्र हैं, वहां पर इमीडिएटली उनको आप निवारण करें, एडमिट करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा मोबाइल नंबर पर्सनली ले लो, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा वो चीज के लिए, लेकिन उसको टॉलरेट ना करें आप लोग। तीसरी बात मुझे आपसे ये एक और करनी थी, जब भी मुझे यंगस्टर्स मिलते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनसे इंटरैक्ट करता हूं।
मैं सिर्फ बच्चों से पूछना चाहता हूं, आपके रियल लाइफ में हीरोज कौन है? किसी एक को मैं पूछूंगा, आप लोग प्लीज मुझे सही जवाब देना। कोई मुझे बता सकता है हाथ ऊपर करके? आप बता रहे नहीं यार, मैं बहुत छोटा एक सरकारी अधिकारी हूँ, सैलरीड एम्प्लॉई में। आई एम नॉट अ हीरो, मैं मेरी सैलरी जस्टिफाई कर रहा हूँ। आप बताइए। मेरे पापा। वेरी गुड, क्या करें? और मुझे बताइए, मेरी बहनें बताइए मुझे। आप बताओ आपका हीरो कौन है? ब्लू अबाया। आप बताओ मुझे, बताइए, बताओ मैं। हस्बैंड, ठीक है, एक और तालियां दे दूंगा। आप बताओ। आप सॉरी, आपका बेटा, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन एक और पूछना चाहता हूं। कितने लोगों ने अशफाकुल्ला खान का नाम सुना? कितने लोगों ने बाजी राउत का नाम सुना है? बाजी राउत, एक ने। कितने लोगों ने सूर्य सेन का नाम सुना है? 2-3। ये लोग हैं जो हमारे देश के रियल हीरोज हैं। रियल हीरोज नहीं, रियल हीरोज। ये लोगों ने हमारे देश के लिए जान दिया है, हमारे लिए, बिना सोचे दूसरी बार, एक बार भी सोचा नहीं। ये लोगों ने जान दिया है। जान लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो माँ बाप लोगों से, हमारे जो पालक हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को रियल हीरोज के बारे में बताया जाए, रियल हीरोज के बारे में नहीं। अगर हम लोग हमारे बच्चों को यही परवरिश देंगे बचपन से कि अशफाकुल्ला खान कौन था, कैसा उन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा, कैसा उन्होंने फांसी को अपनाया हमारे लिए, तो फिर एक अलग हमारा समाज बनेगा, अलग देश बनेगा हमारा। आज सोशल मीडिया पे, ओटीटी पे हम लोग देखते हैं नाचना गाना, ड्रग कंजम्पशन, शराब कंजम्पशन, जो देखना देखते हैं। तो ये हमारे हीरोज नहीं हो सकते। तो ये अच्छा हो गया कि लाइव एग्जाम्पल हमें एक हमारे जेंटलमैन ने, हमारे एक दोस्त ने, हमारे मित्र ने बता दिया कि रियल हीरोज हमारे समाज में कौन है। लेकिन वो रियल हीरोज नहीं, हमारे रियल हीरोज है अशफाकुल्ला खान, शहीद भगत सिंह, बाजी राउत। बाजी राउत 12 साल का बच्चा है, हिंदुस्तान का सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर है। कितने लोगों को मालूम है इसके बारे में? हम सब लोगों को मालूम है कि एक कोई तो भी सो कॉल्ड बच्चा कहां पकड़ा गया था, वो तो सबको मालूम है। लेकिन किसको बाजी राउत नहीं मालूम, हमारे फ्रीडम फाइटर नहीं मालूम। तो ये एक पेरेंट्स को और हमको अपने आप को सोचना पड़ेगा ये चीज को। बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे भी 2-3 बच्चे, मेरे एक बेटा यहाँ पर आया हुआ है मेरे साथ में, और मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो मैं उन्हें हर रात को एक छोटी छोटी बुक्स आती है, वो पढ़ाता हूं, जिसमें ये सब हीरोज, मैंने आपको जो नाम लिया है, उनकी स्टोरीज होती है। तो हर रात में पढ़ाता हूं कि ये पढ़ के इंस्पिरेशन में इनके जैसा थोड़ा सा 1% बने और हमारी देश की सेवा करें। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, मेरी दुआएं आपके साथ में। बच्चों को अच्छी परवरिश दें, ड्रग से दूर रखें और देश सेवा के लिए कम से कम 10 साल तो भी देश की सेवा करें। मॉर्निंग में मैं अजीम भाई के साथ में था, हम लोग ने ये डिस्कशन किया था कि हम लोग हमारे एसी रूम में बैठ के हमारे मोबाइल फोन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे क्रिटिसाइज करते हैं, सरकारों को क्रिटिसाइज करते हैं, सरकारी अधिकारियों को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन हमें क्या अधिकार है? हमने देश के लिए क्या किया? हमने क्या कंट्रीब्यूट किया? पहले कंट्रीब्यूट कीजिए। डेमोक्रेसी है, हर कोई क्रिटिसाइज कर सकता है,
लेकिन हमारा दायित्व, हमारा अधिकार तब होता है जब हमने देश के लिए कुछ किया है। तो हमने क्या किया देश के लिए? तो पहले कंट्रीब्यूट कीजिए देश के लिए, बाद में क्रिटिसाइज कीजिए। तो मुझे ये सब बातें करना था, तो हमारे अंजुमन ट्रस्ट ने मौका दिया। तो यंगस्टर्स लोगों को यही कहना, मेरी बहनों को यही कहना है कि आप लोग पुलिस सर्विसेज ज्वाइन कीजिए, यूनिफॉर्म पहनिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज ज्वाइन कीजिए, आईएएस बनिए, देश की सेवा कीजिए, डंके की चोट पे कीजिए। सिविल सर्विसेज अगर आपको लगता है कि बहुत ग्लैमरस है, मुझे अगर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है फेवर्स के लिए, पर्क्स के लिए, रास्ता बहुत मुश्किल है वो चीज का। अगर आप आपके प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज करो तो आप आपका चेहरा कैसे देख पाओगे अपने आप को? अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता ना। आप मूवीज में देखते हैं, वो सिंगम मूवी आती है, वो सब ठीक है, वो देखने के लिए 3 घंटा ठीक है सब चीजों को, लेकिन इट्स अ वेरी टफ जॉब। यूनिफॉर्म पहनना, देश की सेवा करना, आपको बहुत मेंटली टफ होना पड़ेगा। आपकी क्रिटिसिज्म होगी, आपको गालियां मिलेगी। अगर आप झुकेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बोला, आपके माँ बाप को बीच में लाया जाएगा। ये लेवल तक भी लोग जाते हैं कि आपकी मरी हुई मां का नाम नहीं लिया जाता है, आपको डाउन करने के लिए। कितना भी मेंटल प्रेशर है, आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो सिविल सर्विसेज इतनी आसान नहीं है जो ग्लैमरस दिखता है, लेकिन वो जिंदगी क्या, जो मैं एक कहावत है कि इट इज, मैं इतनी अच्छी इनके जैसी बातें नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, लेकिन एक कहावत है इंग्लिश में, इट इज ऑलवेज बेटर टू लिव 1 डे एज अ टाइगर देन लिविंग 200 years एज अ शीप। मैं एक दिन शेर की तरह जीऊंगा, एक ही दिन, 200 दिन बकरियों की तरह नहीं, 200 साल बकरियों की तरह नहीं, एक ही तरह शेर की तरह एक दिन जीऊंगा। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, जो मुझे अच्छा लगता है आप लोग से देखने के लिए, बात करने के लिए, सर्विस करना है, देश सेवा करना है, राष्ट्र सेवा करना है, डंके की चोट पे करो, बिना किसी डरे। वंदे मातरम, जय हिंद।